उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हुआ है, हमने कभी नहीं कहा कि हम ही ने किया है, सबने किया है। 4 बार समाजवादी पार्टी को भी प्रदेश में शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, बहुजन समाजवादी पार्टी को भी हुआ, कांग्रेस ने लंबे समय तक प्रदेश में शासन किया, भारतीय जनता पार्टी को भी 4थी बार सत्ता में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। हर एक ने अपने अपने समय में कुछ ना कुछ नया किया है, करने का प्रयास किया है। अलग विषय परिणाम क्या है, और परिणाम वही ला सकता है जो समस्या पर कम, समाधान पर ज्यादा जोर देगा। यही अंतर है। हम लोग समस्या पर बहुत ज्यादा समय खर्च नहीं करते कि समस्या के बारे में चिंता हो जाए। कोरोना महामारी आई, हम लोग तैयारी में जुटे। लोग कहते थे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी का कमजोर है, इतनी बड़ी आबादी, 25 करोड़ की आबादी कैसे बचेगी। लेकिन जब कोरोना के सामने मजबूती के साथ उस चुनौती को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार खड़ी हो गई, कोरोना को भी दुम दबा करके भागना पड़ा है। ऐसा नहीं कि दुनिया के अंदर जो परिणाम आए, मैंने पिछले दिनों वे सभी बातें आपके सामने रखी भी, बहुत विस्तार से नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन सरकार की मंशा सही हो, और इसीलिए मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा। एक मनीषी ने बहुत अच्छी बात कही, और मुझे लगता है कि हम परिणाम दे पा रहे हैं, उसके कारण क्या हैं। आप परिणाम नहीं दे पाए तो उसमें क्या है, इसका भी फर्क साफ है। फर्क साफ है, और फर्क साफ क्या है कि आप समस्या के बारे में सोचते हैं, हम समाधान के बारे में सोचते हैं। क्योंकि जब समस्या के बारे में कोई व्यक्ति सोचता है तो उसको बहाने 10 मिल जाते हैं। जब समाधान के बारे में सोचते हैं तो हमें रास्ते मिल जाते हैं। हमें इस बात को याद रखना होगा कि उत्तम समय कभी नहीं आता है, समय को तो उत्तम बनाना पड़ता है, और हम लोगों ने उस समय को ही उत्तम बनाया है। यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी में और समाजवादी पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी समाधान निकाल करके लाती है। गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए क्या कुछ किया जाना है, उसका समाधान भी हमारे पास है। और उस प्रकार की योजनाएं बनती हैं, उन योजनाओं को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं, और उन्हीं योजनाओं को फिर ईमानदारी के साथ क्रियान्वयन कैसे होना है, उन्हीं को लेकर के जब सरकार आगे बढ़ती है तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने देखने को मिलते हैं। महोदय, मैं यहां पे हमारी सरकार ने अपना 2022-23 का बजट प्रस्तुत किया है इस माननीय सदन में 26 मई को, और ये सच है, बजट का दायरा अब तक के सभी बजट से सबसे बड़ा बजट है। मैं माननीय सदन के सामने एक चीज प्रस्तुत करूंगा जिसको देख करके आप लोग भी कुछ मुद्दों को लेकर के बहुत ताज्जुब करेंगे। क्या स्थितियां थी प्रदेश की। प्रदेश का जो पहला बजट आया था 1947 में, उस समय की स्थिति क्या थी प्रदेश में, मैं माननीय सदन के संज्ञान में आना चाहिए, क्योंकि ये चीजें हमारे लिए बहुत उपयोगी होती हैं। और उस दृष्टि से अगर हम लोग इसके बारे में थोड़ा भी देख लें
जो पहला बजट आया था प्रदेश का, वह था कुल 103 करोड़ रुपए का 1947 में। और उस समय भारत की जो प्रति व्यक्ति आय थी वह थी 267 रुपये और उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय थी 259 रुपया। 1947 में जो देश की जीडीपी थी वह 9,530 करोड़ रुपए थी और उत्तर प्रदेश की जो जीडीपी थी वह थी 1,628 करोड़। आज देख सकते हैं कि भारत ने इस दौरान एक लंबी यात्रा तय की, अनेक चुनौतियां आई हैं। इतनी बड़ी आबादी को नेतृत्व देते हुए भी इस देश ने एक लंबी यात्रा तय की और लंबी यात्रा तय करने के बाद आप देख सकते हैं बहुत अंतर नहीं है। जब 1947 में देश आजाद होता है तो पर कैपिटा इनकम जो देश की है नेशनल एवरेज के बराबर ही लगभग यूपी की थी, लेकिन इन 75 वर्षों में हम कहां खो गए? 70 वर्षों में हम यूपी को कहां लेके चले गए? 2015-16 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय नेशनल एवरेज का 1/3 रह गई थी। ये 1/3 रहना क्या साबित करता है? हम इसके लिए केवल आपको नहीं ब्लेम कर रहे हैं, आखिर कुछ तो कारण रहे होंगे कि जो एक 267 रुपये प्रति व्यक्ति आय देश की है और देश की उत्तर प्रदेश की 259 1947 में, क्या कारण है कि हम 16-17 में आते आते ये देश की प्रति व्यक्ति आय की 1/3 हमारी रह गई? कहां हम लेके जा रहे थे यूपी को? कोई बात तो होगी। देश विकास कर रहा है, देश के अंदर उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी क्या थी 1947 में और 2016-17 में और फिर आज 21-22-23 में? मुझे लगता है सभी माननीय सदस्यों को इसके बारे में इस चिंतन को आगे बढ़ाना होगा कि अगर 1947 और यूपी में पोटेंशियल है और विगत 5 वर्ष के अंदर जो कुछ किया गया है उसी 5 वर्ष के बजट के प्रतिनिधित्व को करने के लिए ही यह बजट प्रस्तुत किया गया है जो उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें हमने कोई ये नहीं लिखा कि भारतीय जनता पार्टी की स्कीम है। ये कोई स्कीम पार्टी के नाम पे नहीं होती है, कोई स्कीम व्यक्ति के नाम पे नहीं होती है। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार आने के बाद जो कुछ भी हुआ है उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को साक्षी मान करके उनके उत्थान के लिए हुआ है, उनके विकास के लिए हुआ है और उसी उत्थान और विकास की इस प्रक्रिया के साथ बजट जोड़ने के लिए आज आगे बढ़ाने की प्रक्रिया के साथ हम यहां पर आए हैं। मुझे जब तक हमारे लक्ष्य ऊंचे नहीं होंगे तब तक हमारी उपलब्धियां भी बड़ी नहीं होंगी और लक्ष्य को कम करके हम बड़ी उपलब्धियों को हासिल नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। बजट का दायरा बड़ा है। 2016-17 में जो बजट आया था प्रदेश का वह लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का था। आज जब मेरे सहयोगी वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुत किया इस माननीय सदन में तो 6,15,000 करोड़ रुपए का है। दुगना से ज्यादा हम लोग इस बजट की राशि को बढ़ाने में सफल हुए हैं। और ऐसा नहीं कि इस दौरान कार्य न हुए हों।
महोदय, अगर मैं 2012 से 2017 के बीच देखें तो प्रदेश में जो विकास, जो पैसा खर्च हुआ वह 12,48,102 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च किए गए। और 2017 से 2022 के बीच, मार्च 2022 के बीच में जो पैसा खर्च हुआ है, यह पैसा खर्च हुआ है 19,10,459 करोड़ 97 लाख। यानी अगर मैं बताऊं तो 6,62,357 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उस 5 वर्ष की तुलना में इस 5 वर्ष में प्रदेश के अंदर विकास कार्यों के लिए, गरीब कल्याण की योजनाओं के लिए, अन्य योजनाओं के लिए ज्यादा खर्च हुआ है। और इस दौरान प्रदेश में हमने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को भी झेला है। कोविड प्रबंधन का कार्य भी हुआ है। औद्योगिक विकास को एक नई गति दी है। और इन सभी कार्यक्रमों के साथ अगर आप विकास की दर की बात कर रहे थे, 2021-22 की पहली तिमाही में जो प्रदेश की जीएसडीपी थी, उसकी जो वृद्धि दर थी वह 19.6% थी। 19.6% के हिसाब से हम उत्तर प्रदेश के विकास की दर को आगे बढ़ाने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। महोदय, इस दौरान बहुत सारे ऐसे कार्यक्रमों को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का कार्य किया है। 2016-17 के बजट में जब हम वर्तमान बजट की तुलना करते हैं तो दो चीजें बहुत साफ होती हैं। एक, 16-17 के बजट में आमदनी में से राज्य का जो कर था वो मात्र 29% था। यानी हम अपनी इनकम को नहीं बढ़ा पा रहे थे। और इस दौरान 5 वर्ष में राज्य का जो कर, यानी जो राजस्व जो बढ़ाया गया है, वह हम लोगों ने 36.5% का बढ़ोतरी इसमें की। यानी इतना हमारा ये बढ़ा है, बजट दुगना हुआ है। वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से राजस्व चोरी को रोका गया है। और आज जो प्रदेश के बजट का एक बड़ा हिस्सा राज्य सरकार अपने स्रोतों से वहन कर रही है, यह एक महत्वपूर्ण बात प्रदेश के अंदर इस बजट में और इस सरकार की विगत 5 वर्ष की कार्य पद्धति में हम देख सकते हैं। दूसरी तरफ महोदय, 16-17 में बजट का जो 15.88% हिस्सा था, जो वित्त पोषण होता था, वह ऋणों के माध्यम से होता था। बैंक और वित्तीय संस्थानों से ऋण लिया जाता था। लेकिन 22-23 में जब बजट प्रस्तुत किया मेरे सहयोगी वित्त मंत्री ने, तो वह 15.88 यानी 16% की तुलना में मात्र 13% रह गया है। बैंक और वित्तीय संस्थानों पर हमारी निर्भरता मात्र 13% है। शेष अपने स्रोत से या केंद्रीय कर जो हमारा हिस्सेदारी है, वहां से हमें प्राप्त हुआ है। और प्रदेश के बजट के आकार को भी बढ़ाने में हमें प्राप्त मदद मिली है। पहले बजट का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 8% जो धनराशि होती थी बजट की, वह हम लोग पुराने ऋणों के देय में खर्च करते थे। बजट का दायरा बढ़ा है तो वह अब घट करके 7.6% रह गया है। यानी हम उसको भी कम करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। और यही नहीं, हमने इस दौरान उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को भी दोगुना करने में सफलता प्राप्त हुई है। प्रदेश की जो कुल जीएसडीपी प्रदेश की 16-17 में 11.37% थी, आज वह लगभग 22-23 में 21 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना है। यहां तक हम उसको पहुंचाने की स्थिति में है। यानी एक बढ़ोतरी जो हुई है, प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी,
उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी को बढ़ोतरी करने में भी हमें इस दौरान सफलता प्राप्त हुई है। और महोदय, यही नहीं, जो प्रदेश का बैंकों का जो व्यवसाय था, जो उनका सीडी रेशियो जिसको आप कह सकते हैं, इसमें भी अभूतपूर्व बढ़ोतरी की गई। खासतौर पर अगर हम देखेंगे, बैंकों से जो हम एक कॉमन मैन लोन लेता है, जितना उसका व्यवसाय होता है, उस व्यवसाय में कॉमन मैन को मिलने वाली जो हिस्सेदारी है, यह 40% से बढ़कर के आज 52% से अधिक हो चुकी है। यानी दिखाता है कॉमन मैन अपने पैरों पर खड़े होकर के स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो रहा है। यह कार्य प्रदेश के अंदर हुआ है। बैंकों का व्यवसाय भी बढ़ा है। प्रदेश में जो एक तो इसमें बढ़ोतरी हुई है, दूसरा प्रदेश में जो ऋण वितरित हुए हैं, खासतौर पर अगर 12 से 17 के बीच में हम देखेंगे, 5,20,000 करोड़ रुपए का ऋण वितरण हुआ, लाख करोड़ का ऋण वितरित हुआ था। और 17 से 22 के बीच में हम लोगों ने 9,9,52,000 लाख करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया है बैंकों के माध्यम, यानी सीडी रेशियो में इतना परिवर्तन हुआ है। अगर महोदय हम प्रदेश के बजट प्रबंधन की बात करें, उत्तर प्रदेश का बजट प्रबंधन इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी पहले 3 वर्ष तक एफआरबीएम की जो सीमा थी, उसके अंदर हम लोगों ने बजट को रखा था। भारत सरकार ने और रिजर्व बैंक ने इस सीमा को जब 4.5% किया, तो तब भी हम लोगों का 3.96% तक एफआरबीएम की सीमा भी उत्तर प्रदेश की आज भी है। इतने बजट के दायरे को बढ़ाने और प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के इन बड़े कार्यों को आगे बढ़ाने के बावजूद भी महोदय, बहुत सारी चीजें यहां पर माननीय नेता प्रतिपक्ष ने और माननीय सदस्यों ने अपने बजट भाषण में, अपने यहां पर संबोधन में सदन के सामने रखे हैं। ये हमारी सरकार का 6वां बजट था। और अगर मैं सरकार के पिछले जो बजट रहे हैं उनके बारे में मैं बताऊं, तो सबसे पहली बात तो माननीय नेता प्रतिपक्ष को भारतीय जनता पार्टी के लोक कल्याण संकल्प पत्र की बातें ज्यादा याद आ रही थी। और मुझे प्रसन्नता है, राजनीतिक दलों को एक दूसरे के संकल्प पत्र को देखना चाहिए, उसका अवलोकन भी करना चाहिए। बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो उपयोगी हो सकती हैं, और उन चीजों को हम लोग लागू भी कर सकते हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोक कल्याण संकल्प पत्र को, जो प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप बिना भेदभाव के उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में व्यापक बदलाव और परिवर्तन लाने के कारक हैं, ऐसे 130 संकल्प हम लोगों ने लोक कल्याण संकल्प पत्र में 2022 के चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश की जनता के सामने रखे थे। पहले ही बजट में उन 97 संकल्पों को हम लोगों ने इसके साथ स्थान दिया है, और इसके लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इन सभी योजनाओं के लिए प्रस्तुत भी की है। ठीक कहा उस समय हमारे माननीय सदस्य, एक सदस्य ने, इस जनता ने हमें 5 साल के लिए जनादेश दिया है और लोक कल्याण संकल्प पत्र 5 साल के अंदर लागू होना है। लेकिन फिर भी अगर नेता प्रतिपक्ष के तावलापन इतना ही ज्यादा है, तो भी 97 योजनाओं को हम लोगों ने इस बजट में स्थान दिया है। और जो शेष 33 योजनाएं हैं, उन 33 को हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और जो जनता से कहा है, क्योंकि हम लोगों ने तो जो कहा है, संकल्प है
तो संकल्प का फिर विकल्प और बहाना हम लोग नहीं ढूंढते हैं। हम तो उसको लागू करना है तो लागू करना है, और वो प्रदेश के लिए हम लोगों ने किया है। प्रदेश के अंदर इन सभी कार्यक्रमों को हम लोग नई तरीके से लेकर आगे बढ़ा करके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के लिए सरकार पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। महोदय, हम लोगों ने विगत 6 जो बजट प्रस्तुत किए हैं, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने, पहला बजट 2017-18 में हमने प्रस्तुत किया था, वो हम लोगों ने प्रदेश के अन्नदाता किसानों को समर्पित किया था। आपने देखा होगा, अन्नदाता किसानों के कर्ज माफी के कार्यक्रम को सरकार ने आगे बढ़ाया था। सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के बाद 2018-19 का बजट हम लोगों ने प्रदेश के औद्योगिक विकास को और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को ध्यान में रख करके हम लोगों ने प्रस्तुत किया। 2019-20 का बजट हम लोगों ने प्रदेश के अंदर मातृशक्ति को समर्पित किया। यह बजट महिला सशक्तिकरण और मिशन शक्ति के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए समर्पित था। तो 2020-21 का हमारी सरकार का जो बजट था वह प्रदेश के युवा ऊर्जा के लिए, अपने युवाओं को समर्पित करते हुए उनके रोजगार, उनके उन्नयन और उनके स्वावलंबन के साथ साथ प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान देते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम हम लोगों ने इसके साथ जोड़ा था। डिफेंस एक्सपो भी इस अवसर पर प्रदेश में हुआ था। 21-22 का जो हमारा बजट था वह राज्य के विभिन्न वर्गों के स्वावलंबन और उनके सशक्तिकरण को समर्पित था। गांव है, गरीब है, किसान है, नौजवान है, महिलाएं हैं, समाज में वंचित तबका है, इन सभी के लिए बजट में हर बार उसका कुछ ना कुछ प्रावधान होता था, लेकिन फोकस था इन सभी बातों को लेकर के। और महोदय, ये 5 वर्ष में 5 थीम के साथ कार्य करने का जो परिणाम था, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने उसी का लाभ हमें दिया है, उसी का आशीर्वाद दिया है कि आज हम लोग फिर यहां पर समाधान के साथ यहां पहुंचे हुए हैं। और आप 5 साल पहले भी इस समस्या को लेकर के ढो रहे थे, आज भी उस समस्या को समस्या कह करके ही उसको ढोने के लिए अभिषिक्त हैं। अब इसमें हमारी गलती नहीं, आपकी सोच की गलती हो सकती है, हमारी नहीं। और 2022-23 का जो बजट है, यह बजट भी उत्तर प्रदेश सरकार का जो बजट है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के तर्ज पर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश और अंत्योदय की संकल्पना को साकार करने की तर्ज पर हम लोगों ने प्रस्तुत किया है।